नमस्कार साथियों, हम पढ़ेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा विशेषांक का बेसिक कंप्यूटर। और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ये पहला टॉपिक है तुम्हारा। कौन कौन से टॉपिक जो शामिल हैं उसमें पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन। हार्डवेयर डिवाइस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन है। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है और इंटरनेट और ईमेल है आदि हैं। ठीक है साहब। पहला पढ़ेंगे कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी व विशेषताएं। ये पहला टॉपिक है साहब। ठीक है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। डायरेक्ट आता है कि कंप्यूटर शब्द किससे बना है, तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। लैटिन भाषा के शब्द है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब है? 30 नवंबर है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस भी कहा जाता है। यानी 2 दिवस हमने याद रखने हैं। कौन कौन से दिवस याद रखने हैं? 2 दिवस कौन कौन से हैं? कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। साक्षरता पढ़वे को मतलब है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को मजदूर दिवस मनाया जाता है। बात याद कर ले कि साक्षरता रहेगी तो विश्व साक्षरता दिवस 2 दिसंबर है। ये एक है अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा। सुरक्षा, अब सुरक्षा है ना, सुरक्षा कंप्यूटर की सुरक्षा, सुरक्षा नवाब को देते तो नवंबर 30 याद रहेगी हमने, 30 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर। यानी हमें कंफ्यूज ना होना कि साक्षरता 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा 30 नवंबर। और इसे ही जो 30 नवंबर जो होता है, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस भी कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने 19वीं शताब्दी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने? चार्ल्स बेबेज। कब किया? 1822 ईस्वी में। एवं एनालिटिकल इंजन 1837 में इनका निर्माण किया। किसने निर्माण किया है? तो चार्ल्स बेबेज ने को कंप्यूटर के जनक माना जाता है। इन्होंने 19वीं शताब्दी में डिफरेंस इंजन 1822 एवं एनालिटिकल इंजन 1837 में इसका निर्माण किया है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण कब किया गया? 1837 में। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया 1822 में। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, जिन्हें कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है। देखो आगे क्या आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किससे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का निर्माण किया। ये एक आधुनिक एल्गोरिथम एवं कंप्यूटर प्रोग्राम को आधार बना है। कंप्यूटर प्रोग्राम का आधार बना क्या बना है? ये प्रश्न वेरी मिस्टेक है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। ये क्या है? इन्होंने क्या का निर्माण करा? ट्यूरिंग मशीन का निर्माण करा। ये आधुनिक एल्गोरिथम एवं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की आधार बना है। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? डायरेक्ट प्रश्न आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी कौन? जॉन मैकार्थी याद है पहले ही। अबेकस क्या है? अबेकस प्रथम गणक यंत्र। डायरेक्ट आता है कि प्रथम गणक यंत्र कौन सा है? प्रथम गणक यंत्र अबेकस। प्रथम गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस है। पास्कलाइन क्या है? ये विश्व का प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर है, जिसका विकास 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण है कि पास्कलाइन क्या है। पास्कलाइन क्या है? ये विश्व का प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर का कहोगे? प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर का है, जिसका विकास 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। देखो मार्क फर्स्ट क्या है? ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, जिसे 1942 से 44 में हार्वर्ड आइकन ने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोग से विकसित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट है कि विश्व का प्रथम यानी यांत्रिक कैलकुलेटर क्या है? पास्कलाइन है। जबकि प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक ते चले इलेक्ट्रो कंप्यूटर कौन है? मार्क फर्स्ट है। 1942-44 में हार्वर्ड आइकन ने IBM इंटरनेशनल बिजनेस के सहयोग से विकसित किया है। कौन सा? प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल और प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलाइन है। प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मार्क फर्स्ट है। 1942 से 44 हार्वर्ड आइकन IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोग से किया है। देखो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। डाटा कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो निर्देश के रूप में इनपुट प्राप्त करती है, फिर प्रोसेस करती है। प्रोसेस के बाद सूचना के रूप में हमें क्या देती है? आउटपुट प्रदान करती है। यानी पहले ये क्या करती है? पहले ये इनपुट प्राप्त करती है, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करती है, और प्रोसेस के बाद ये हमें क्या देती है? आउटपुट प्रदान करती है। देखो इनपुट निर्देश दे दिया, फिर प्रोसेस हो जाता है CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, फिर इसके आउटपुट परिणाम मिलते हैं। देखिए
ये क्या करती है, रॉ डाटा आंकड़ों तथा तथ्यों को इन्फॉर्मेशन सूचना में बदलती है और फिर हमें नॉलेज ज्ञान देती है। यानी रॉ डाटा इन्फॉर्मेशन क्या है, रॉ डाटा है, तथ्य आंकड़े हैं कच्चे, नॉलेज फिर ज्ञान देती है। देखो साहब कंप्यूटर का कार्य क्या क्या है, कंप्यूटर के कार्य हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के कार्य के बारे में देते हैं। ये क्या करती है, डाटा कलेक्शन करती है, डाटा का संकलन। कंप्यूटर का कार्य क्या है, डाटा कलेक्शन करना, डाटा क्या करना, कलेक्शन करना, डाटा का विश्लेषण करना है, डाटा संसाधन करना, डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा को इनपुट करती है, डाटा का आउटपुट करती है और डाटा स्टोरेज करती है। यानी इसके क्या कार्य हैं कंप्यूटर के, डाटा का कलेक्शन करना, डाटा का कलेक्शन करना, डाटा का विश्लेषण करना, एनालाइज करना, फिर है डाटा का प्रोसेसिंग करना, डाटा को क्या करना, संसाधन करना या प्रोसेसिंग करना, कलेक्शन, संकलन, विश्लेषण, प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट आउटपुट स्टोरेज यानी कलेक्शन करना, एनालाइज करना, प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, आउटपुट करना, स्टोरेज करना। फिर देखो डाटा प्रोसेसिंग क्या है। डाटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे डाटा रॉ मटेरियल को एकत्रित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अर्थपूर्ण सूचना इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं। अर्थात डेटा को इस तरह बदलना कि वह निर्णय लेने की योग्य जानकारी बन जाए। यानी हम ऐसे कच्चे तत्व को क्या में सूचना के रूप में बदलते हैं। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, डेटा प्रोसेसिंग है वह प्रक्रिया जिसमें कच्चे डेटा को एकत्र कर, विश्लेषण कर, अर्थपूर्ण सूचना इन्फॉर्मेशन बदलता है। अर्थात डेटा को इस तरह बदलना कि वह निर्णय लेने में योग्य जानकारी बन जाए। डेटा प्रोसेसिंग सूचना होती है, क्या होती है, रॉ मटेरियल को एकत्र कर, विश्लेषण कर, अर्थपूर्ण सूचना में बदलना, अर्थात डेटा को इस तरह बदलना कि वह निर्णय करने के लिए जानकारी बन जाए। डेटा प्रोसेसिंग। डेटा सॉर्टिंग क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें डेटा को किसी विशेष क्रम जैसे आरोही अवरोही में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात डेटा को इस प्रकार तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ही उसे खोजना, तुलना करना, विश्लेषण करना आसान होता है। डेटा सॉर्टिंग में क्या होता है, कोई चीज़ को आरोही क्रम में जमा रहे हैं या अवरोही क्रम में जमा रहे हैं तो वो क्या है, डेटा सॉर्टिंग है वह प्रक्रिया जिसमें डेटा को किसी विशेष क्रम जैसे आरोही अवरोही में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात डेटा को कतार के रूप में व्यवस्थित करना, उसे खोजना, तुलना करना, विश्लेषण करना आसान हो जाता है। कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी है, देखो एक प्रश्न आता है कंप्यूटर की विशेषताओं में से, ठीक है, जब नॉर्मल पेपर बनता है। ठीक है, कंप्यूटर की गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। वह जटिल से जटिल गणना को भी कुछ सेकंडों में हल कर देता है, इसलिए इसकी क्या बोलती है, स्पीड कहा जाता है। यानी कंप्यूटर में स्पीड होती है और ये क्या करती है, कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है और जटिल से जटिल गणना को कुछ सेकंडों में ही हल कर देता है, ये स्पीड है। सटीकता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, अर्थात कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। यानी हम कंप्यूटर से जो भी परिणाम प्राप्त करेंगे ना, बेका होंगे, शुद्ध होंगे। कंप्यूटर एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही निकालता है। अर्थात हम एक बार जो हम कोई इनपुट कर देंगे, सही इनपुट कर देंगे तो हमें सही परिणाम ही मिलेंगे। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम में होने वाली गलतियाँ मानवीय गलतियों के कारण होती हैं। कंप्यूटर में खराबी आने से या वायरस आ जाने से भी ये गलत परिणाम निकाल सकता है। यानी अगर उसमें कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाएगी या कोई वायरस उत्पन्न हो जाएगा या मानवीय हमसे से कोई इनपुट देने में गलती हो जाएगी तो वो क्या है, खराब होने से, वायरस आ जाने से भी गलत परिणाम निकल सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर वह परिणाम सही निकलता। कंप्यूटर प्राप्त परिणाम होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों के कारण होती हैं, न कि कंप्यूटर के कारण कोई गलती होती है। क्योंकि कंप्यूटर में क्या पाई जाती है, सटीकता, एक्यूरेसी, शुद्धता पाई जाती है। यानी दो विशेषता, स्पीड देख ली क्योंकि कंप्यूटर में स्पीड पाई जाती है, सटीकता देख ली कि एक्यूरेसी पाई जाती है। फिर देखते हैं सक्षमता, लगन, परिश्रमता, डिलीजेंसी, कंप्यूटर की विशेषता। इंग्लिश में याद करनी है, प्रश्न आता है इंग्लिश में आ जाते हैं कई बार कि सक्षमता या परिश्रमता को वो इंग्लिश में दे दे तो इंग्लिश में दे देगा तो डिलीजेंसी, सक्षमता, लगन, परिश्रमता। ठीक है, लगन या परिश्रमता। कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है, सबसे बात है परिश्रमता है उसमें। कंप्यूटर कभी भी कितना भी लोड दे दो वो कोई थकेगा नहीं, निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसमें एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करता रहता है। यानी उसमें सक्षमता पाई जाती है, वो थकता नहीं है। कंप्यूटर कार्य करते समय कभी भी थकता नहीं है, निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसमें एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करता है। डायरेक्ट आता है एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करना कंप्यूटर की किस विशेषता के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर लगातार बिना थके निरंतर कई घंटे कार्य करता है, एकाग्रता के साथ कार्य करता है, तो ये कौन सी विशेषता में आएगा, तो सक्षमता या डिलीजेंसी, परिश्रमता में आएगा। देखो
फिर है स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की जो क्षमता है, स्मरण शक्ति है कंप्यूटर में पाई जाती है। कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है। यानी उसमें क्या है, जो कंप्यूटर होता है इसमें स्मरण शक्ति पाई जाती है, स्मरण शक्ति पाई जाती है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है। अर्थात कंप्यूटर में क्या पाई जाती है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग पाई जाती है। व्यापक या बहुमुखी उपयोगिता, वर्सलिटी, डिलीजेंसी क्या है, परिश्रमहीनता, परिश्रमता यानी परिश्रम करके उसमें थकने की क्षमता नहीं होती है, कई घंटे तक कार्य कर सकता है। ये क्या है उसके अंदर, ये डिलीजेंसी है। वर्सलिटी, विविधता, वर्सलिटी व्यापकता, वर्सलिटी विविधता, बहुमुखी उपयोगिता, कंप्यूटर की व्यापक बहुमुखी उपयोगिता, जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में सुगमता से करने हेतु किया जाता है। स्कूल, कॉलेजों, अस्पताल हो, फैक्ट्री हो, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कंप्यूटर की क्या महत्वपूर्ण विशेषता होती है, व्यापक बहुमुखी उपयोगिता होती है। कंप्यूटर की व्यापक बहुमुखी उपयोगिता, जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से करने हेतु किया जाता है। स्कूल, कॉलेजों, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि कार्यों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वचालन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर में क्या है, ऑटोमेशन का गुण पाया जाता है। स्वचालन करना, एक बार हम कोई इनपुट डाल देते हैं तो वो स्वतः करता रहता है। कंप्यूटर को एक बार उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं। यानी जब हम कंप्यूटर में एक बार कोई जरूरी डेटा डाल दें कि ये चीज़ 2 + 2 = 4 है, तो वो 2 + 2 डालने पर उसका परिणाम 4 ही आएगा। एक बार हम डाल देते हैं। स्वचालन, अपने आप गति आगे की प्रक्रिया स्वयं करने लगता है। देखो स्वचालन, ऑटोमेशन, इंग्लिश में जरूर याद रखना ऑटोमेशन। कंप्यूटर को एक बार उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं, तो उसके बाद इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। एक बार डाल दिया तो फिर वो प्रोसेसिंग होती रहेगी, कोई भी मानवीय हस्तक्षेप से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर को आवश्यकता निर्देश देने के बाद वह अपने आप कार्य करता रहता, अर्थात तो उसके अंदर ऑटोमेशन का गुण पाया जाता है, वह स्वतः कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी, विश्वसनीयता आता है। कंप्यूटर समान डेटा सेट पर हमेशा एक ही तरह परिणाम प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर में जब एक समान डेटा है, जैसे 2 + 2 = 4 है, इसको हम कहीं भी डाल लें तो 2 + 2 = 4 ही बताएगा। अर्थात इसके अंदर क्या पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है एक बार। यानी विश्वसनीयता, रियलेबिलिटी, कंप्यूटर समान डेटा सेट पर हमेशा एक ही तरह का परिणाम देगा। 2 + 2 कहीं भी डालो, 2 + 2 = 4 ही होगा। फिर संग्रह क्षमता, स्टोरेज क्षमता, कंप्यूटर में संग्रह क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं। अर्थात इसमें स्टोरेज की क्षमता कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है। ये हमने कंप्यूटर की विशेषता पढ़ी, क्या क्या विशेषताएं, स्पीड देखी, सटीकता, एक्यूरेसी देखी, सक्षमता, परिश्रमता, डिलीजेंसी देती, स्मरण शक्ति, पावर रिमेम्बरिंग देखी, व्यापक बहुमुखी, वर्सलिटी देती, ऑटोमेशन देखा, विश्वसनीय, रियलेबिलिटी देखी और स्टोरेज देखा। अब देखते हैं कंप्यूटर का विकास क्रम किस प्रकार हुआ। देखिए कंप्यूटर अब तक के विकास क्रम में 5 पीढ़ियों के रूप में विभक्त है। कंप्यूटर कितनी पीढ़ियों में विभक्त है, तो 5 पीढ़ियों में विभक्त है। कंप्यूटर 5 पीढ़ियों में विभक्त है। देखो प्रथम पीढ़ी, इसमें हम देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी, इनके पहले तो देखते हैं पीढ़ी का कार्यकाल, ठीक है, इनकी जो पीढ़ी है, देखो साहब प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल है 1942 से 1955। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का काल है 1942 से 55। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975। चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1989। पंचम पीढ़ी 1989 से वर्तमान तक। यानी प्रथम पीढ़ी क्या हो जाएगी 1942 से 55, फिर हो जाएगी तुम्हारी 55 से 64 द्वितीय पीढ़ी, फिर हो जाएगी 65 से 75 और फिर चौथुर्थ पीढ़ी हो जाएगी 75 से 89। यानी 42, 55, 55, 64, 64, 75, 75, 89 और 89 से वर्तमान तक हो जाएगी। इसमें मुख्य तकनीक के रूप में डायरेक्ट होता है कि प्रथम पीढ़ी में मुख्य तकनीक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मुख्य तकनीक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी 1942 से 55। प्रथम मुख्य तकनीक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न आता है डायरेक्ट के प्रथम पीढ़ी में मुख्य तकनीक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है मुख्य तकनीक के रूप में। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तृतीय पीढ़ी में मुख्य तकनीक के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, और ये आगे देखेंगे इनका वर्णन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर होता है या माइक्रो चिप होती है, बीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में होती है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप बीएलएसआई के रूप में होती है। पंचम पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर होता है लेकिन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है ना, अल्ट्रा लार्ज, और ये एसएलएसआई ये होता है, आगे वर्णन देखेंगे। यानी जो हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, और तुम्हारी चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा रूप, बीएलएसआई रूप, क्योंकि पंचम पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर का यूएलएसआई रूप, ठीक है।
ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, ये हमने मुख्य तकनीक देखी कि मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं प्रथम पीढ़ी में। अब देखो प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस जो है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का या मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता है। यानी जो प्रथम पीढ़ी है उसमें हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में पंच कार्ड या मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते हैं। जबकि द्वितीय पीढ़ी है उसमें मैग्नेटिक टेप साथ में, मैग्नेटिक यानी प्रथम में तो ड्राम करेंगे भैया, पंच कार्ड और ड्रामे करेंगे, और जबकि दूसरे में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर या डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर या डिस्क, उसमें पंच कार्ड और ड्रामे करेंगे। पहले तो ड्रामे ही दर्द है, तो पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम, और दूसरे मैग्नेटिक ट्रप, मैग्नेटिक और कोर डिस्क। फिर आ जाए तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेट डिस्क और हार्ड डिस्क, मैग्नेट डिस्क और हार्ड डिस्क। फिर आ जाए चतुर्थ पीढ़ी में एसएसटी, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क और क्लाउड स्टोरेज। पंचम पीढ़ी में क्लाउड, पंचम में लास्ट में तो क्लाउड आवाज है बिलक पर, क्लाउड स्टोरेज। तो हमने ये कई चीज़ याद रखनी है, ये कई चीज़ में हमें क्या याद रखनी है कि ये कई चीज़ में प्रथम पीढ़ी में हो जाएगी। प्रथम पीढ़ी में जो हो जाएगी पंच कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम, द्वितीय में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर डिस्क, तृतीय में मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क, और एसएसटी ऑप्टिकल डिस्क चतुर्थ में, और क्लाउड स्टोरेज या ऑप्टिकल डिस्क पंचम पीढ़ी में। ठीक है, अब लैंग्वेज देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा थी मशीनी भाषा या असेंबली भाषा के रूप में था। डायरेक्ट आता प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा थी, तो प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा या असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में यहीं से बन जाएगा एक प्रश्न, तो 100% एक प्रश्न यहीं से बनेगा कि द्वितीय पीढ़ी में कौन सी भाषा थी। यानी प्रथम में मशीनी भाषा, असेंबली भाषा हो गई। द्वितीय पीढ़ी में फोर्ट्रैन, कोबोल और बेसिक, कोबोल बेसिक, यानी फोर्ट्रैन, कोबोल और बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबोल और बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबोल और बेसिक। ठीक है। तृतीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय उन्नत भाषा सी या सी प्लस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी तृतीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा, उन्नत भाषा सी या सी प्लस प्लस का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा, उन्नत भाषा सी और सी प्लस प्लस। ठीक है। जो पंचम पीढ़ी है, पंचम पीढ़ी में होता है सी, सी प्लस प्लस और जावा, सी प्लस प्लस और जावा। ठीक है, सी प्लस प्लस और जावा। ठीक है, सी प्लस प्लस और जावा। यानी हमें ये कई चीज़ देखनी है कि प्रथम पीढ़ी में कौन सी मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, द्वितीय पीढ़ी में फोर्ट्रैन, कोबोल और बेसिक, और तृतीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा, उन्नत भाषा या सी, सी प्लस प्लस। ठीक है। और जो पंचम पीढ़ी है इसमें सी, सी प्लस प्लस और जावा, जावा भाषा का प्रयोग कौन सी में हुआ, जावा लैंग्वेज का प्रयोग तो पंचम पीढ़ी में हुआ है। यानी प्रथम पीढ़ी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मैनुअल इनपुट है केवल। ठीक है। फिर है द्वितीय पीढ़ी में साधारण बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी द्वितीय पीढ़ी से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ होता है। प्रथम पीढ़ी में कोई भी किसी भी प्रकार का, डायरेक्ट निम्न में से किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो प्रथम पीढ़ी में किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मैनुअल इनपुट पाया जाता है केवल। साधारण बैच होता है, सिंपल बैच होता है। प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में पाया जाता है, द्वितीय पीढ़ी में प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। प्रोसेसिंग करेगा दूसरी पे स्टार्ट कर रहा है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तृतीय पीढ़ी में मल्टी प्रोग्राम कर रहा है, यानी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है फिर मल्टी प्रोग्राम कर रहा है। फिर आ जाए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स और मैक के रूप में चतुर्थ पीढ़ी के रूप में प्रयोग कर रहा है। चतुर्थ पीढ़ी में जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें जीयू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो है, लिनक्स और मैक है जीयूआई आधारित में। ठीक है। पंचम पीढ़ी में आर्टिफिशियल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेल्फ लर्निंग सिस्टम है। ये कई चीज़ करनी है कि पहली पीढ़ी 1942 से 55 है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का। द्वितीय पीढ़ी में साधारण बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच बनाएगा। फिर है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, तृतीय पीढ़ी में मल्टी प्रोग्राम बना देगा। फिर जीयूआई आधारित विंडो, लिनक्स, मैक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आर्टिफिशियल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेल्फ लर्निंग सिस्टम है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी की क्या विशेषता थी। प्रथम पीढ़ी की विशेषता थी बहुत बड़ा आकार था। ठीक है, बहुत महंगे भी होते थे, बहुत धीमी गति से कार्य भी करते थे, ऊर्जा खपत बहुत अधिक होती थी। यानी इसके कोई ऐसे खास गुण नहीं थे। इसमें बहुत बड़ा आकार होता था, बहुत महंगे होते थे, बहुत धीमा होता था, ऊर्जा खपत अधिक होती थी। ठीक है। और इसमें जो कंप्यूटर उदाहरण हैं, एनियक है, यूनिवैक है और IBM 701, एडवैक, एडसैक। ठीक है। एनियक याद रखने डायरेक्ट आपको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से कौन कौन से हैं, तो एनियक है, यूनिवैक है, IBM 701 है, पहले से याद है, IBM 701, एडवैक, एडसैक, IBM 701, यूनिवैक और एनियक। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी का है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, तापमान भी कम हो गया। यानी पहले की तुलना में इसमें आकार छोटा हो गया, तापमान भी कम हो गया। इसमें हम देखेंगे कि IBM 701
IBM 701 जो कंप्यूटर है वो प्रथम पीढ़ी का है, जबकि IBM 1400, CDC 1604, CDC 3600 और हनीवेल 200 ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 1400, CDC 1604, CDC 3600, हनीवेल 200, IBM 1400, CDC 1604, CDC 3600, हनीवेल 200, IBM 1400, CDC 1604, CDC 3600, हनीवेल 200। ठीक है, ये कंप्यूटर डायरेक्ट IBM 1400 किस कंप्यूटर का भाग है, किस पीढ़ी का? तो द्वितीय पीढ़ी। CDC 1604 द्वितीय, और अपने CDC 3600 द्वितीय, और हनीवेल 200 द्वितीय। IBM 1400, CDC 1604 और CDC 3600, हनीवेल 200, IBM 701 प्रथम पीढ़ी का है। अब आ जाओ तुम्हारी तृतीय पीढ़ी में PDP 11 है, IBM 360 और IBM 370। 360 और 370 है तो भैया तीसरी में ले हो, IBM 360 और 370 और PDP 11 है। PDP 11 भैया, PDP 11 तो याद रख, PDP 11 तो भैया तीसरे में आओगे भैया, और तीसरे में PDP 11, तीसरी पीढ़ी में आओगे PDP 11 अपने तीसरी में आओ। IBM 360, IBM 370 मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है साहब, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी में। फिर GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब चतुर्थ में, इसमें मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ, यानी मिनी कंप्यूटर का डायरेक्ट आता है। मिनी कंप्यूटर का प्रारंभ किस पीढ़ी से माना जाता है? चौथी पीढ़ी से माना जाता है। मिनी कंप्यूटर का प्रारंभ चौथी पीढ़ी से माना जाता है। उच्च भंडारण क्षमता इसके अंदर होती है। मिनी कंप्यूटर का प्रारंभ चौथी पीढ़ी से माना जाता है, इसके अंदर उच्च भंडारण क्षमता होती है। डायरेक्ट आता है कि जो चतुर्थ पीढ़ी है उसमें कौन कौन से कंप्यूटर हैं? क्रिएजेड प्रकार का जो कंप्यूटर है वो चतुर्थ पीढ़ी में। एप्पल 11 भी चतुर्थ पीढ़ी में। DEC 10, DEC 10 भी अपने चतुर्थ पीढ़ी में। एक स्टार 1000 भी कौन सी पीढ़ी में है? स्टार 1000 भी चतुर्थ पीढ़ी में है। कौन सा? तो मिनी कंप्यूटर का आरंभ, उच्च भंडारण क्षमता, क्रिएजेड, एप्पल 11, DEC 10 और स्टार 1000, यानी ये कंप्यूटर तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। कौन सी चतुर्थ पीढ़ी के अंदर कौन कौन से आएंगे? क्रिएजेड, एप्पल 11, DEC 10 और स्टार 1000। DEC आ जाओगो तुम्हारो, क्रिएजेड आ जाओगो, एप्पल आ जाओगो, स्टार आ जाओगो। अब जो पंचम पीढ़ी है, पंचम आर्टिफिशियल आधारित है, ठीक है। IBM लैपटॉप आ जाएगा इसके अंदर, पेंटियम PC आ जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक आ जाएगी, क्वांटम आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, परम कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमें एक ही चीज़ देखनी है, इस चार्ट में से एक प्रश्न 100% बनेगा, ठीक है। क्या प्रश्न बनेगा? एक प्रश्न कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से आएंगे, तो प्रथम पीढ़ी ENIAC, यूनिवेक, IBM 701, एडवेक, एडसैक आएंगे ये, ठीक है। 5 याद रखने, ENIAC, यूनिवेक, IBM 701, एडवेक, एडसैक है। द्वितीय पीढ़ी में आएगा IBM 1400, CDC 1604, CDC 3600, हनीवेल 200, CDC 1604, CDC 3600, हनीवेल 200 और IBM 1400। तृतीय पीढ़ी में होगा PDP 11, IBM 360 और IBM 370। चतुर्थ पीढ़ी में होगा क्रिएजेड, एप्पल द्वितीय, DEC 10 और स्टार 1000। जबकि पांचवी पीढ़ी में IBM लैपटॉप, पेंटियम PC, नोटबुक, क्वांटम और कंप्यूटर पर हम आएगा। 3 पन्ना हो गई भाई साहब, ठीक है भाई। फिर आ जाओ वैक्यूम ट्यूब क्या थी? वैक्यूम ट्यूब, इसका आविष्कार 1904 में एम्ब्रोस एवं लीडी फोरेस्ट द्वारा किया गया। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग या लीडी फोरेस्ट द्वारा किया गया। डायरेक्ट आगो, या तो 1904 सर जॉन एम्ब्रोस आ जाए या लीडी फोरेस्ट, दोनों ने करा है। लीडी फोरेस्ट सन 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, एम्ब्रोस या लीडी फोरेस्ट जंगल में भैया वैक्यूम ट्यूब लेके घूम रहे हो जंगल में, तो वैक्यूम ट्यूब आविष्कार 1904, ठीक है। पंच कार्ड का आविष्कार याद है? पंच कार्ड का आविष्कार कंप्यूटर में सूचना इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम, इसका आविष्कार हरमन ओलेरी द्वारा किया। पंच कार्ड का आविष्कार पहले से याद है। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हरमन ओलेरी द्वारा किया गया है। ट्रांजिस्टर क्या है? ये अर्धचालक से बनी युक्ति है। इसका आविष्कार 1947 में जॉन वार्डन, वाल्टन ब्रिटन, विलियम सर्कली व बेल लेबोरेटरीज द्वारा किया गया है। बिल्कुल आएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है? जॉन वार्डन, वाल्टर ब्रेटन, विलियम शॉकली, बेले लेबोरेटरी। जॉन वार्डन याद रख ले, वाल्टर ब्रेटन याद रख ले, विलियम शॉकली याद रख ले, बेले लेबोरेटरी ये का हो। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का आविष्कार जे किल्बी एवं रॉबर्ट नॉइस द्वारा किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार मैंने तो अब तक पढ़ा है जे किल्बी, लेकिन आप इसमें कलाम की बुकलेट में दे रखा, तो जे किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? जे किल्बी
और रॉबर्ट नॉइस द्वारा। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे अर्धचालक सेमीकंडक्टर से बनी हुई माइक्रोचिप होती है। आईसी चिप के साथ निर्मित पहला कंप्यूटर आईबीएम सिस्टम 360 है। इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ प्रथम पहला कंप्यूटर कौन सा बना? आईबीएम 360 बना है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? जे किल्बी। रॉबर्ट नॉइस। सिलिकॉन जर्मनी अर्धचालक। आईसी चिप के साथ निर्मित पहला कंप्यूटर आईबीएम सिस्टम 360। आईबीएम सिस्टम 360। माइक्रो प्रोसेसर। विश्व के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4000 है। डायरेक्ट आता है विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन है? तो विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4000 1971 में आया। 1971 में आया क्या? इंटेल 4000। इंटेल 4000 आया था। ठीक है, इंटेल 4000 आया था। कौन सा? तो माइक्रो प्रोसेसर, विश्व की प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004 1971 में। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति है। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी निर्मित माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? शक्ति है। अब देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में पढ़ेंगे सामने कंप्यूटर का वर्गीकरण, अनेक अनुप्रयोगों, उनके अनुप्रयोगों, आकार तथा उद्देश्य के आधार पर किया गया। कंप्यूटर के प्रकार में अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं। कौन कौन से कंप्यूटर हैं? अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, तीन अनुप्रयोग के आधार पर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट। आकार के आधार माइक्रो, मिनी, मेनम, सुपर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को निम्न 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य ना करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। जैसे भौतिक राशियाँ कौन कौन सी? ताप है, दाब है, लंबाई है। यानी हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, और वो चीज़ क्या है? एनालॉग कंप्यूटर के अंदर है कि यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक राशियों जैसे ताप है, दाब है, लंबाई है, विद्युत है आदि के मापन में इनका उपयोग किया जाता है। एनालॉग संकेत सतत होते हैं। एनालॉग संकेत जो होते हैं कैसे होते हैं? सतत होते हैं। भारत का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर समरिंदर कुमार मित्रा ने विकसित किया। यानी डायरेक्ट आएगा कि भारत का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? प्रथम एनालॉग कंप्यूटर समरिंदर कुमार मित्रा के द्वारा विकसित किया गया था। उदाहरण के लिए अमीटर एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत, वोल्ट मीटर आएगा, घड़ियाँ आएगा, थर्मामीटर आएगा। यानी हमें एक ही चीज़ याद रखनी, डायरेक्ट आता है कि एनालॉग कंप्यूटर में कौन सा आता है? तो जहाँ भी भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा सीधे कार्य करते हैं, अंकों पर कार्य नहीं करते हैं, जैसे भौतिक राशियाँ ताप है, दाब है, लंबाई है, विद्युत है। और जैसे ताप को, विद्युत को मात्रक अमीटर है, और विद्युत वोल्ट को मात्रक घड़ियाँ, समय थर्मामीटर, घड़ियाँ। ये कई चीज़ याद रख तू। तो अमीटर, वोल्ट मीटर, घड़ियाँ, थर्मामीटर किस कंप्यूटर के उदाहरण है? अमीटर, वोल्ट मीटर, घड़ियाँ और थर्मामीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण। डिजिटल कंप्यूटर समरिंदर कुमार मित्रा ने अपने भारत में विकास किया है। ठीक है, भारत में विकास किया है। एनालॉग संकेत जो होते हैं वो सतत होते हैं। एनालॉग संकेत ये याद रखने के, एनालॉग संकेत कैसे होते हैं? सतत होते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी अंक 0 1 के आधार पर प्रोसेस किया जाता है। यानी डिजिटल कंप्यूटर में जो उत्तर आएंगे ना, जो परिणाम आएंगे 0 1 के रूप में ही आएंगे। गणना करने के साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। वे कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत होते हैं, और जबकि एनालॉग कंप्यूटर के सतत होते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर में असतत होता है, यानी आंकड़े 0 1 के रूप में कहते हैं 89 पे पहुंच जाए, कि 70 पर पहुंच जाए, या हिसाब से ये कहनो चार हुआ है। ठीक है, इसमें आता है माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का एक ही उदाहरण याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण माइक्रो कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर में आता है? माइक्रो कंप्यूटर अपने डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर क्या क्या चीज़ आएंगी? अमीटर, वोल्ट मीटर, घड़ियाँ और थर्मामीटर किसके अंतर्गत है? एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत है। हाइब्रिड कंप्यूटर के इन कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुणों का समावेश होता है। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए, गणना करते हुए तार्किक क्रिया करने के भी कार्य कर सकते हैं। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में आता है। यानी जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ना, इनके जो भी परिणाम आएंगे या तो अंकों में आएगा या मापने में जो कोई इकाई को प्रयोग करें। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को मापने हेतु काम आने वाले यंत्रों में, पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीनों में हाइब्रिड कंप्यूटर काम में लिया जाता है। यानी ये कई चीज़ याद रखो कि चिकित्सा के क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में क्या चीज़ है? हाइब्रिड जो कंप्यूटर है, इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में तापमान में,
धड़कन में, रक्तचाप में आदि के मापने हेतु काम आने वाले यंत्रों में पेट्रोल पंप में लगी हाइब्रिड कंप्यूटर डायरेक्ट था। पेट्रोल पंप में लगे हुए कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? पेट्रोल पंपों में लगे हुए हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को मापने हेतु होने वाले यंत्रों में आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर वर्गीकरण कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन चिप भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर या क्या होते हैं? आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन चिप भी कहा जाता है। डायरेक्ट निम्न में से किस कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है? तो कंप्यूटर ऑन चिप माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। यानी जो हमारे घर में लग रहे हैं, कार्यालय में कोई कार्यालय काम कर रहे हैं या विद्यालय में कोई कार्य कर रहे हैं, उनमें माइक्रो कंप्यूटर ही प्रयोग होते हैं। इनको कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है। इनमें एक ही सीपीयू होता है। इनके अंदर क्या होता है? एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। यानी माइक्रो छोटो तो अपेक्षाकृत इनकी कार्य करने की गति कम होगी। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर में एक समय में व्यक्ति एक ही कार्य कर सकता है। अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर है इनको कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है। इसमें एक ही समय पर एक व्यक्ति कार्य करता है, अपेक्षाकृत कम कीमत के होते हैं और कम गति से कार्य करते हैं, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर है, एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर पीसी के में जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पॉमटॉप या स्मार्टफोन है, पॉकेट कंप्यूटर बोले जिससे, नोटबुक कंप्यूटर है, टैबलेट कंप्यूटर है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। यानी ये क्या आते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। हमें एक ही चीज़ याद रखने की, माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है। घरों, कार्यालयों, विद्यालय डायरेक्ट है। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों में लगे हुए कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर का संग्रहण मेमोरी कार्य करने की अपेक्षाकृत कम होता है। पर्सनल कंप्यूटर आते हैं इसके अंतर्गत, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉप स्मार्टफोन, पॉकेट कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर आदि पीडीए इसके अंतर्गत आते हैं। विश्व का प्रथम लैपटॉप 1981 में एपिसन द्वारा विकसित किया गया था। विश्व का प्रथम लैपटॉप किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्व का प्रथम लैपटॉप एपिसन द्वारा 1981 में विकसित किया गया था। विश्व का प्रथम लैपटॉप 1981 में एपिसन द्वारा विकसित किया गया था। विश्व का प्रथम लैपटॉप 1981 में एपिसन द्वारा विकसित किया गया था। मिनी कंप्यूटर क्या? मिनी कंप्यूटर ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। यानी हमने पढ़िया माइक्रो कंप्यूटर, विश्व का प्रथम लैपटॉप 1981 एपिसन कंपनी। अब पढ़े हम दूसरा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये मध्यम आकार के होते हैं। मिनी मध्यम आकार के होते हैं। सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील होते हैं। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर उससे अधिक तो कार्यशील होंगे, शक्तिशाली भी होंगे उससे अधिक, एवं अधिक कीमत वाले भी होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं, जबकि माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू होता था, लेकिन मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग प्राय बड़े कार्यालयों, बैंक आदि में किया जाता है। यानी पहला मिनी कंप्यूटर PDP 8 है। प्रश्न कई बार आ चुका है किससे? मिनी कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर क्या है? ये अधिक कार्यशील होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर शक्तिशाली होते हैं, अधिक होते हैं, संग्रहण क्षमता अधिक होती है। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं, एक से अधिक, इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग बड़े कार्यालयों, बैंकों में किसका प्रयोग होता है? मिनी माइक्रो से बड़े मिनी कंप्यूटर, यानी कार्यालयों में, बैंक में आदि बड़े स्तर पर किसका प्रयोग करते हैं? मिनी कंप्यूटर का। और डायरेक्ट आता है पहला मिनी कंप्यूटर PDP 8 है। पहला मिनी कंप्यूटर PDP 8 है। PDP 8 है। पहला मिनी कंप्यूटर क्या है? PDP 8 है। PDP 8। अब पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर ये एक आकार में बहुत बड़े होते हैं। मेन फ्रेम यानी वो तो जो मिनी कंप्यूटर है वो थोड़े से माइक्रो से बड़े होते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है मेन फ्रेम, ये बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी में कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, उसमें भी एक से अधिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक समय में कई व्यक्ति एक समय में, निश्चित समय में, इसे बिग आयरन कहा जाता है। इसका प्रयोग रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियां, अनुसंधान संस्थान एवं बड़े व्यावसायिक संगठन करते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ याद रखनी है कि बहुत बड़े आकार पर संग्रहण क्षमता अधिक होती है। बिग आयरन किस कंप्यूटर को कहा जाता है? मेन कंप्यूटर। बिग जबका कंप्यूटर ऑन ए चिप माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है। PDP 8 क्या था? पहला मिनी कंप्यूटर था। जबकि ENIAC प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। ENIAC बड़े व्यावसायिक अनुसंधान संस्थानों, रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनी किसका प्रयोग कर रही हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का कर रही हैं। ENIAC
प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही उदाहरण है। जैसे IBM 4381 और बेक्स 8842, यानी ENIAC मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही उदाहरण है। और उसके अंदर IBM 4381 और बेक्स 8842, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, अब पढ़ेंगे हम सुपर कंप्यूटर, ENIAC प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखना, बिग आयरन किस कंप्यूटर को कहा जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर मुख्यतः समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं। जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। ये आकार में सबसे बड़े, सबसे महंगे, सर्वाधिक मेमोरी, सर्वाधिक तीव्र कंप्यूटर होते हैं। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणना सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधानों, संगठन, मौसमों की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधानों, प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी आदि में किया जाता है। परम क्रिय, NAC और CDC, ये कहाँ हैं? ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। सुपर कंप्यूटर, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित है। कौन सी प्रोसेसिंग? जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता किस में मापी जाती है? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड में होते हैं। ये आकार में क्या होते हैं? ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे महंगे होते हैं, सर्वाधिक मेमोरी, सर्वाधिक तीव्र होते हैं। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता इनके अंदर पाई जाती है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों की मौसम की भविष्यवाणी करने में करते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान में करते हैं, प्रयोगशालाओं में करते हैं, रक्षा संगठनों में करते हैं, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण करते हैं, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में करते हैं आदि। इसका प्रयोग किस किस में करते हैं? ये चीज़ आएंगी पेपर में। वैज्ञानिक मौसम अनुमान में, भविष्य अंतरिक्ष अनुसंधान में, प्रयोगशाला में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों में, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में करते हैं। परम और क्रिय, NAC और CDC, परम, क्रिय, NAC और CDC, ये किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो ये भैया किस प्रकार के आ जाएंगे? सब सुपर कंप्यूटर के उदाहरण में आ जाएंगे। सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो सैमर क्रे को माना जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर जैसे डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को माना जाता है। यह हमें पहले से भी याद था कि सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। तो सुपर कंप्यूटर के जनक सैमर क्रे को माना जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को माना जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? विजय पांडुरंग भटकर को माना जाता है। जबकि विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सैमर क्रे को माना जाता है, ठीक है। देखो, पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? पहला सुपर कंप्यूटर देखेंगे हम। पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर विश्व में था क्रे फर्स्ट, 1976 में विकसित हुआ था। यानी विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट 1976 है। भारत का परम 8000 1991 में आया था। यानी हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन था विश्व का? तो क्रे फर्स्ट था। कब आया? 1976 में आया था। क्रे फर्स्ट कब आया था? 1976 में आया था। ये विश्व का प्रथम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। जबकि भारत का यदि पूछे कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। क्या है? परम 8000 है। और ये कब आया है? ये 1991 में आया है। ये कब आया? 1991 में आया। परम 8000 1991 में आया। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, यानी ये तो पहले सुपर कंप्यूटर के लिए फर्स्ट और परम 8000, लेकिन सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व का पूछ लिया तो कौन आएगा? एपिसन, EL कैप्टन, USA, EL कैप्टन याद रखना है। EL कैप्टन यानी विश्व का प्रथम सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में EL कैप्टन है, USA का था। और वर्तमान में भारत का यदि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो वो ऐरावत है। कौन सा है? ऐरावत। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो वो ऐरावत है। जबकि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व का एली कैप्टन USA है। और ऐरावत क्या है? भारत का प्रथम सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। देखो, अब पढ़ेंगे हम परम 8000, ठीक है। परम 8000 जो कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पूर्ण स्थित CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1991 में किया गया। ये पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। कौन सा? परम 8000, ये पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। परम की उत्कृष्ट स्वरूप परम 10,000 आ गया है भाई साहब, परम पदम आ गया है, परम युवा आ गया है और परम सिद्धि आ गया है। यानी परम ने भी, जो परम 8000 कंप्यूटर है ना, यह सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पूर्ण स्थित है। यानी परम 8000 का विकास किसने किया है? CDEC कंपनी ने किया है। CDEC का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, 1991 में किया। ये पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? ये पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। परम की उत्कृष्ट स्वरूप परम 10,000,
परम पदम और परम युवा और परम सिद्धि इसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी करने में किया जाता है। यानी जो परम 8000 अर्थ का है इसका उपयोग किस किस में किया जा रहा है, तो इसका जो परम 8000 है इसका उपयोग हम कर रहे हैं मौसम की भविष्यवाणी में कर रहे हैं, औषधियों में कर रहे हैं, डिजाइनिंग वगैरह में भी करते हैं, आणविक मॉडल बनाने में, सुदूर संवेदन डायरेक्ट आता है। सुदूर संवेदन में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, सुदूर संवेदन में भी परम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। भारत में रोगों के इलाज आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष एवं नाव के कार्यक्रम में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है परम कंप्यूटर का। यानी परम कंप्यूटर का उपयोग भारत में और मौसम की भविष्यवाणी करने में, औषधि में, डिजाइनिंग में, आणविक मॉडल बनाने में, सुदूर संवेदन में, रोगों के इलाज करने में आदि में, अंतरिक्ष नाव के कार्यक्रमों में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा। देश के विभिन्न भागों में तेल व गैस के भंडार में भी अपने परम का प्रयोग किया जा रहा है, परम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाओ, हमने देखा परम ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, ये भारत का प्रथम परम 8000 सुपर कंप्यूटर था। अब देखेंगे ऐरावत जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर डायरेक्ट था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ऐरावत है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, सीडैक के द्वारा। परम 8000 का विकास भी सीडैक द्वारा 1991 में किया गया, सेंट्रल डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता 13,170 टेरा फ्लॉप्स होती है। यानी हमने देखी होगी सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता है हम उसको फ्लॉप्स में मापते हैं, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड में मापते हैं। ऐरावत जो है इसकी क्षमता 13,170 टेरा फ्लॉप्स में मापी जाती है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता 13,170 फ्लॉप्स में मापी जाती है। ऐरावत क्या है, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसका विकास सीडैक द्वारा किया गया है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता 13,170 टेरा फ्लॉप्स में। नैनो कंप्यूटर क्या है, अत्यंत सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर नैनो कंप्यूटर कहलाते हैं। इन्हें मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्हें मानव शरीर, जैविक कोशिकाओं तथा माइक्रो डिवाइसेस में भी समाहित किया जा सकता है। यानी एक ही चीज़ याद रखनी है, का चीज़ याद रखनी है कि जो नैनो कंप्यूटर है, नैनो कंप्यूटर अत्यंत सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर नैनो कंप्यूटर कहलाते हैं। इन्हें मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्हें मानव शरीर, जैविक कोशिकाओं या माइक्रो डिवाइसेस में भी समाहित किया गया है, माइक्रो डिवाइसेस में भी शामिल किया गया है, माइक्रो डिवाइसेस में भी शामिल किया गया है। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण हम देखेंगे। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में विविध प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। ये सभी कार्य सामान्य प्रकृति की होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में कार्य करना, लेटर लिखना, डेटाबेस बनाना, दस्तावेज तैयार करना आदि। इसकी कार्य क्षमता काफ़ी कम होती है। सामान्य उद्देश्य के जो कंप्यूटर होते हैं इनकी कार्य क्षमता कम होती है। डेटाबेस बनाना होता है, डेटाबेस बनाना, दस्तावेज तैयार करना, लेटर लिखना आदि इसी प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कार्य क्षमता काफ़ी कम होती है सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर जो होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर, इन कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर की सीपीयू की क्षमता उस विशेष कार्य के अनुरूप होती है। इसके उपयोग अन्य क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा क्षेत्र, कृषि विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में विशिष्ट उद्देश्य से किसी विशिष्ट उद्देश्य से लेकर करा गया। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर, डायरेक्ट प्रश्न आता है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा, एनियक है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर एनियक है। यानी कि भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISC कोलकाता में स्थापित किया गया। ये इंग्लैंड से आयात किया गया था। डायरेक्ट प्रश्न क्या बनेगा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर क्या है। विश्व का प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर है एनियक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर विश्व का। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। ये इंग्लैंड से आयात किया गया है। जबकि भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, जो सिद्धार्थ है, जिसका निर्माण भारत में ही हुआ, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है तथा बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में रखा गया है। वर्तमान में जो भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है वो अपने भारत में प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर जो है वो अपने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया है। इंग्लैंड में आयात किया गया है। इंग्लैंड में आयात
किया गया है, इंग्लैंड में आयात किया गया है। इंग्लैंड में आयात के भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M 1955 है। HEC 2M 1955 है। HEC 2M 1955 है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित है। ठीक है। बेंगलोर में पोस्ट ऑफिस में का कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 इकाइयों से CPU इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, यानी CPU इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। कंप्यूटर मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बनाता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट